तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनिये ने रेड लोटस डीमन सेक्ट के लोगों को मारने के लिए हेवनली थंडर को समन कर लिया था, जिससे नाराज होकर वहाँ के सिटी लॉर्ड हुआ आ जाते हैं, जो चेनिये के हेवनली थंडर को समन करने की वजह से काफी ज्यादा नाराज थे। वो उसके सोल सी में जाकर उसकी कल्टीवेशन को चेक करना चाहते थे, पर चेनिये तो उन्हें अपने ऑरा में ही ट्रैप कर लेता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इससे सिटी लॉर्ड हो को पता लग जाता है कि चेनिये कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो उन्हें काफी रिस्पेक्ट के साथ ह्यूमन एम्प्रेस रूइंस के ट्रायल के लिए लेकर जाता है। ट्रायल के स्टार्ट होने पर चेनिये ने ज़ीक्यान को समझा दिया था कि उसे किसी भी हाल में जीत कर आना होगा। अपने मास्टर की बातों से वो काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन साथ ही वो अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ज़ूकी कहती है, मास्टर आप सच में ज़ीक्यान को अकेले ट्रायल के लिए जाने देना चाहते हैं? क्या आपको यकीन है कि वो इस ट्रायल को सक्सेसफुली क्लियर कर लेगी? चेनिये का कहना था कि अगर मैं उसके साथ गया तो मैं काफी आसानी से उसे ह्यूमन एम्प्रेस इनहेरिटेंस प्रोवाइड करवा दूंगा, मगर इसके बाद उसे कोई भी एक सक्सेसफुल एम्परर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो अगर उसे एक सक्सेसफुल एम्परर बनना है तो उसे सिर्फ खुद पर और खुद के फाइटिंग स्किल्स पर रिलाई करना होगा। पर तभी ज़ूकी उसके सामने स्क्रीन ओपन करते हुए कह रही थी कि मास्टर, सिस्टम के अकॉर्डिंग क्यान फैन जब 25 साल की होगी तब वो पीक स्पिरिचुअल सी रियाल्म पर होगी। अपनी कल्टीवेशन को हाई करने के बाद ही वो इस ट्रायल के लिए जाने वाली थी, जहां वो एक सक्सेसफुल एम्परर्स बनती। पर उसके एक्चुअल डेस्टिनी से अपोजिट अभी ज़ियाओ कियान फैन सिर्फ 16 साल की है और वो अभी सिर्फ इमॉर्टल रियाल्म पर है। इन दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, चाहे वो एज का हो, एक्सपीरियंस का हो या फिर कल्टीवेशन लेवल का हो। वो हर चीज में अभी डिस्क्वालिफाइड है। पर चेनिये ज़ूकी से कहता है कि यही तो शुरुआत है ना मेरी कहानी को बदलने की। अगर वो सक्सेसफुली इस ट्रायल को पास ऑन कर जाती है तो फिर उसकी लाइफ आगे से चेंज हो जाएगी। ज़ूकी तो कहती है कि मास्टर ऐसे तो चीजें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं चेंज होने लग जाएगी। चेनिये तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि क्या तुम मुझे सिखाने वाली हो कि अब सिखाते कैसे हैं? वो तो काफी बुरी तरीके से डरते हुए कह रही थी कि नहीं मास्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या करूं, मैं एक कमजोर सी छोटी सी सिस्टम हूं ना, और ये मेरे ब्रेन में प्रोग्राम किया हुआ है, इसलिए बस मेरे मुंह से निकल गया। और आप जैसा मास्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। चेनिये अपने पास से अपनी एक स्पिरिचुअल बुक बाहर निकालते हुए कह रहा था, ये मेरी पर्सनल दाओई डिराइवेड सूत्र है, जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन मैटर नहीं करती, बल्कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन से भी ज्यादा 10 गुना तुम्हें पावर्स देता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्रेक थ्रू करना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना जरूरी है। ज़ीक्यान के इस सूत्र को प्रैक्टिस करने के बाद वैसे तो वो मॉर्टल रियाल्म पर है इस वक्त, पर अगर उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाए तो वो ऑलरेडी मिडिल लेवल स्पिरिचुअल रियाल्म के कंप्लीट कर चुकी है। ये आपके ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। वो आपकी कल्टीवेशन को जज करता रह जाएगा और आप अपनी पावर से उसे डिफेंड कर देंगे। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रही थी कि क्या वो स्पिरिचुअल रियाल्म के मिडिल पर पहुंच गई है? मास्टर, इसका मतलब तो ये है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की हो गई होगी। यहाँ चेनिये कहता है कि ये सारी बातें तो होती रहेंगी। वैसे ज़ूकी, तुम्हारे सिस्टम ने तुम्हें अपडेट नहीं किया। मैंने सक्सेसफुली अपने डिसाइपल को उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करवा दिया है, तो क्या इसके लिए मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा? वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कह रही थी कि मुझे लगता है मास्टर, आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि आपको ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स की क्या जरूरत होगी। और जब उसे पता लगता है कि उसकी ये क्यूट हरकतें भी उसकी दाल नहीं गला रही, तो वो अपनी गलती मानते हुए चेनिये के आके झुककर कह रही थी कि मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं अभी के अभी आपका लॉटरी इनाम आपके सामने लेकर आती हूँ। इसके बाद वो लॉटरी टर्मिनल उसके सामने पेश करते हुए कह रही थी कि मास्टर, इस बार फिर से वॉयलेंस मत करना, वरना मैं आपकी आंखों के सामने ही ब्लास्ट हो जाऊंगी। इस बार चेनिये जैसे ही बटन को प्रेस करता है, उसके सामने गोल्डन कलर के कार्ड्स आ गए थे, जिसे देखकर तो वो कह रहा था कि हर बार मेरी किस्मत में गोल्डन आ जाता है। और वहीं ज़ूकी कह रही थी कि जैसा मैंने सोचा था, मास्टर होने की वजह से उनका लक गोल्डन पर जाकर रुका। पिछली बार लक थोड़ा सा खराब था, लेकिन इस बार मास्टर आपके लक ने क्या सही काम किया है। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ आपका गिफ्ट लाने में। ये बोलने के बाद वो जैसे ही सिस्टम के अंदर एंटर होती है,
वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बाहर आ गई थी और साथ ही उसकी ड्रेस में ब्लू फ्लेम भी लग रहा था। वो काफी बुरी तरीके से डरते हुए चैनिये के पीछे छुप जाती है। चैनिये तो बस रिलैक्स होकर सिस्टम को देख रहा था, जिसमें से एक ब्लू स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स बर्ड बाहर निकलकर कहता है कि फाइनली इतने सालों से मैं इस जगह पर ट्रैप था, मैंने वहाँ से बाहर निकलने का कितना अच्छा रास्ता निकाला है। मैं इतने सालों से उस केव में बंद होकर कितनी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था। हमें पता लगता है कि ये ब्लू स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स और कोई नहीं बल्कि एक आर्टिफैक्ट है जिसका नाम वांगचुआन है। वांगचुआन हवा में फ्लाई करते हुए काफी बुरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसके ऑरा के प्रेशर में वहाँ के स्टूडेंट्स और लोगों के लिए तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो सभी तो एक ब्लू फायर फ्यूनिक्स को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे और वहीं ये वांगचुआन तो काफी खुशी से कह रहा था कि अपनी आजाद होने की खुशी में अब मैं अपनी पावर को टेस्ट करने वाला हूँ इन छोटी छोटी चींटियों को मारकर। और इसके अलावा मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे इतने सारे लोग मिल गए और अब मैं इन सभी को अपने ग्लास फ्लेम का स्वाद चखाने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो एक जबरदस्त फॉर्मेशन रिलीज कर रहा था। उसके ग्लास फ्लेम अटैक जबरदस्त तरीके से नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर सिटी लॉर्ड वहाँ मौजूद सभी लोगों को छुपने को कह रहे थे। पर ये अटैक इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि लोग इनसे हिट होने के बाद अपनी मेमोरी लॉस कर ले रहे थे। लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद सिटी लॉर्ड अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए एक शील्ड की तरह उस अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। सिटी लॉर्ड के अपने एक्सट्रीम पावर को यूज करने के बाद भी वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते, बल्कि इससे हर्ट होकर पीछे हटते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। वो तो कह रहे थे कि आखिर ये फ्लेम्स ऑर्डिनरी फ्लेम से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं, मेरा प्रोटेक्टिंग बैरियर भी इसके सामने यूजलेस था। अगर ये इविल बीस्ट ऐसे ही अपने ब्लू फ्लेम से अटैक करता रहा तो ये ह्यूमन एम्परर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सोचते ही सिटी लॉर्ड तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे चुनौती देने लगते हैं कि तुझ जैसे इविल बीस्ट को हम अपनी धरती को डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सिटी लॉर्ड की बातों से मोटिवेट होते हुए वहाँ काफी सारे और लोग आ जाते हैं ताकि वो उस इविल बीस्ट को रोक सके। उन सभी ने इस फायर फ्यूनिक्स को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसे देखकर ये काफी एटीट्यूड में कहता है कि एक बंदा जो कि गुइचेंग रियाल्म की पीक पर है और दूसरा जो कि रिंगपो रियाल्म की अर्ली स्टेज पर है, वो मुझे रोकना चाहते हैं। तुम लोगों को तो ऐसा सोचने से पहले भी डरना चाहिए। आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे ये सोचने की कि तुम केपेबल हो मुझसे फाइट करने के, अपनी स्ट्रेंथ को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये बोलकर वो अपनी फ्लेम को रिलीज करते हुए गोल गोल चक्कर काटने लगता है, जिससे वो सभी एक साथ इंजर्ड हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड बाकी लोगों से कहते हैं कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो सोच समझ कर अटैक करो, अपने एक एक अटैक में अपनी सारी स्ट्रेंथ को डाल दो। ये बोलने के बाद सिटी लॉर्ड अपनी स्वॉर्ड में अपनी फायर फ्लेम को ट्रांसफर करते हुए सनफायर फ्लेम अटैक कर देते हैं। दूसरा वाला बंदा अपने मेटेरियल फॉलिंग ब्लेड का यूज करता है, जिससे एक फॉर्मेशन अपीयर होकर काफी सारे ब्लेड अटैक होने लगते हैं। वहीं तीसरा बंदा अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए तियानजुआन 7 स्टार स्लैश अटैक करता है, जिससे काफी बड़े बड़े स्लैशेस उस स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स की तरफ थ्रो हो गए थे। वहीं वो तो अपने ब्लू फायर फ्लेम को रिलीज करते ही उस जगह पर आग लगा चुका था। उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक साथ वो पूरी जगह ही जलने लगती है। जूकी तो कह रही थी कि मास्टर सच में इस फ्यूनिक्स की पावर तो बहुत ज्यादा ऑसम है, ये आर्टिफैक्ट तो हमारे सिस्टम के ब्लॉक को भी ब्रेक करके बाहर आ गया, जहाँ से आज तक कोई भी बच के नहीं निकल पाया है। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि लास्ट टाइम मास्टर ने काफी फोर्सफुली वहाँ से गिफ्ट बाहर निकाला था और मैं उस क्रैक को फिक्स करना ही भूल गई, जिसकी वजह से मौका पाकर ये फ्यूनिक्स वहाँ से बाहर निकल गया। उसकी बातें सुनकर तो चेन्ये उसे तिरछी नजर से घूर रहा था, जिसे देखकर ही वो काफी बुरी तरीके से डर जाती है। वो तो कह रही थी कि मास्टर इतनी जल्दी गुस्सा मत करिए, मैं एक बार चेक करके आती हूँ। इसके बाद वो जल्दी जल्दी सिस्टम को चेक करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ चेन्ये सोच रहा था कि एक आर्टिफैक्ट फाइट मोड में आ गया है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसे मैजिक वेपन बनाने के लिए इसे हराना होगा। ये बोलने के बाद वो भी अपनी फायर रिलीज करते हुए वहाँ से हट जाता है। दूसरी तरफ इस ब्लू फ्यूनिक्स ने सभी को एक साथ बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। सिटी लॉर्ड वो कहते हैं कि ये पक्का हेवन या ह्यूमन रियाल्म पर होगा, तभी तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसने एक साथ हम तीनों को गिरा दिया। वहीं वो ब्लू फायर फ्यूनिक्स कह रहा था कि कितने कमजोर हो तुम लोग, तुमसे फाइट करके तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं फाइट कर सकूं? इसका मतलब ये है कि मैं इस छोटी सी दुनिया का किंग हूँ
और तुम सभी चींटियां मेरे पाँव की धूल के बराबर हो। ये बोलकर वो तेजी से सिटी लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। वहीं सिटी लॉर्ड ये सुनने के बाद कि अब ये उन्हें जान से मारने वाला है, वो अपने लाइफ को रिस्क में रखकर इसे मारने की प्लानिंग करने लगते हैं, जहां वो अपने ब्लड को अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए एक ब्लड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। इस फॉर्मेशन की वजह से उनकी लाइफ रिस्क में आ गई थी, पर उनकी पावर दुगनी हो जाती है और वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कह रहे थे कि मैं सिटी लॉर्ड हूँ, आज तुझे मार कर ही मरने वाला हूँ। जैसे ही सिटी लॉर्ड की स्वॉर्ड उस फ्यूनिक्स की चोंच से टकराती है, एक काफी जबरदस्त ब्लास्ट होता है, पर इतने पावरफुल अटैक से हिट होने के बाद भी उस फ्यूनिक्स की चोंच को कुछ नहीं हुआ था। वहीं सिटी लॉर्ड की स्वॉर्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर गए थे। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपने एम्परर से माफी मांगने लगते हैं कि उन्होंने उसके किए हुए वादे को पूरा नहीं किया। वो ह्यूमन एम्परर क्रून्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। सिटी लॉर्ड डेडली तरीके से इंजर्ड होने के बाद अनकॉन्शियस होने लगते हैं और ये स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स हंसते हुए कह रहा था कि अब मैं इस वर्ल्ड पे राज करने वाला हूँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हें मारने का मजा तो ले लूं। ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ रहा था, पर इससे पहले कि वो उन सभी पर अटैक कर पाता, वहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग बैरियर अपीयर हो जाता है, जिससे हिट होने के बाद तो ये ब्लू फायर फ्यूनिक्स काफी दूर उड़ते उड़ते गिरते हुए कह रहा था कि ये क्या चीज है जो पत्थर जितनी स्ट्रांग थी। इससे हिट होने के बाद तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बैरियर मुझ जैसे फायर फ्यूनिक्स को कैसे रोक सकता है? उस फ्यूनिक्स को तो चक्कर आने लगे थे और वहीं ये बैरियर एक बबल के तौर पे काम करते हुए सिटी लॉर्ड को होश में ले आता है और साथ ही उनकी इंजरीज को भी हील कर देता है। जैसे ही सिटी लॉर्ड ठीक होते हैं, वैसे ही ये बैरियर काफी बड़ा होते हुए उन तीनों को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये फायर फ्यूनिक्स जो कि अब तक चक्कर खाने लगा था, वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे रोका। वो जो कोई भी है, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो मेरे सामने आए। चैनिये काफी रिलैक्स होकर अपनी पावर के साथ उसके सामने आ जाता है। चैनिये को देखने के बाद सिटी लॉर्ड वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहे थे कि सीनियर, सच में आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। यहाँ चैनिये को अपने सामने फियरलेस खड़ा देखकर ये स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन? तुम यहाँ पर मौजूद इन चींटियों से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। चैनिये कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला फ्यूचर मास्टर हूँ। ये सुनकर तो इस फायर फ्यूनिक्स को लगता है कि हमारा चैनिये पागल हो गया जो उसके सामने मजाक कर रहा है। वो कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे ऐसा सोचने की भी? लगता है तो मेरे हाथों मरना चाहता है। ये बोलने के बाद वो एक जोरदार हिट चैनिये पे करता है, पर चैनिये को इससे कुछ नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो तो उसे छू भी नहीं पाता और इस चीज के फ्रस्ट्रेशन में वो गुस्से में काफी पावरफुल अटैक किए जा रहा था, पर उसके अटैक्स इतने ज्यादा स्पीड और पावरफुल होने के बावजूद भी वो चैनिये का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि दूर से देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि चैनिये अपना ऑरा रिलीज कर रहा हो। ये फायर फ्यूनिक्स चिढ़ते हुए कहता है कि आखिर एक भी अटैक इस बंदे को लग क्यों नहीं रहा? आखिर ये है कौन? थोड़ी देर तक अटैक को कंटिन्यू करने के बाद वो हमारे चैनिये से कहता है कि खुद को कोई तोप समझने की जरूरत नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी रियल पावर क्या है। अब मेरी ये एक्सट्रीम फायर एनर्जी इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके रखने वाली है। ये बोलने के बाद वो अपनी सबसे पावरफुल फायर फ्यूनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालता है। ये अटैक करते हुए वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। वहीं चैनिये चुपचाप अपने पास से एक ब्लू स्टोन निकाल देता है, जिसे वो हवा में ही साइड में रख चुका था। उस स्टोन को देखने के बाद ये फ्यूनिक्स कह रहा था कि तुम मुझे इस स्टोन से रोकने वाले हो। अगर तुम हेवनली रियाल्म के पीक पर भी हुए ना, तो भी मेरी इस अटैक से बचने नहीं वाले। ये अटैक तुम्हारी हड्डियों तक को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तुम्हारे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मेरे इस अटैक को ब्लॉक करने वाली आज तक कोई टेक्निक पैदा ही नहीं हुई। चैनिये उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि कितनी बकवास करता है ये। आखिर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये बोलने के बाद वो बस अपनी फिंगर्स का यूज करते हुए 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था। ये 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि चैनिये के एक इशारे पर उस स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स बर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी फिजिकल बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही वो एक स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है। ये स्पिरिट एनर्जी तेजी से उस स्टोन में घुसने लगती है जो चैनिये ने बाहर निकाला था। वो फ्यूनिक्स तो अपने स्पिरिट फॉर्म में आते हुए ये कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो? तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा जिसने पहली बार मुझे कैद किया था।
मुझे कैद करने वाला तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम कितने पावरफुल हो? पर उसके सवालों के साथ ही वो उस फ्यूनिक्स स्टोन में ट्रैप होके रह गया था। चैन ये उस स्टोन को अपने सोल स्पेस में थ्रो करते हुए कहता है कि वो था और मैं हूँ। उस फ्यूनिक्स बर्ड के वहाँ से डिस्ट्रॉय होते ही इन सभी का बैरियर हट जाता है और वो सोचते हैं कि आखिर ये बंदा कितनी ज्यादा पावर होल्ड करता है। इसके सामने तो हमारे ह्यूमन एम्परर भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी पावर तो सच में टेरिबल है। यहाँ सिटी लॉर्ड काफी पोलाइटली हमारे जेनिए को थैंक यू बोलते हुए कह रहे थे कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डर है कि अगर आप यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए नहीं आते तो ये पूरी की पूरी जगह उस इवल फ्यूनिक्स स्पिरिट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती। सिर्फ आपकी वजह से ये जगह आज प्रोटेक्टेड है। चैनी उनसे कहता है कि इस बात को इतना ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं था। तभी उस रूम्स में से अचानक से तेज आवाज आ रही थी कि सीनियर के मेथड तो सारे के सारे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने आज से पहले इस तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स कभी नहीं देखी थी। ये आवाज सुनकर तो ज़ूकी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रही थी कि मास्टर आखिर ये पावरफुल आवाज और ऑरा किसका है? चैन ये ज़ूकी को बताता है कि ये एक ह्यूमन एम्परर है। वो आवाज कहता है कि सीनियर ने सही पहचाना, ये जूनियर 7 जनरेशन का एम्परर ओ होंग ची है। मैं चाहता हूँ कि सीनियर क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर मुझसे बात करना चाहेंगे? चैनिए उस एम्परर की इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूमन एम्परर के ट्रायल फील्ड को दिखाते हैं, जहाँ काफी सारे डिसाइपल्स आपस में फाइट कर रहे थे। उसमें से एक डिसाइपल जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी, वो दूसरे स्टूडेंट्स पर अपने स्पेयर के साथ भारी पड़ रहा था। उसके अटैकिंग मूव्स काफी ज्यादा जबरदस्त थे। उससे फाइट करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। पर तभी वहाँ जी क्यान की एंट्री हो गई थी, जो बिना किसी वेपन के अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से एक जबरदस्त पंच मारते हुए उस स्टूडेंट को दूर फेंक चुकी थी। जी क्यान का अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो बंदा हिट होते ही काफी दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म और हमें वांग चुआंग के बारे में काफी सारे फैक्ट्स पता लगते हैं। वांग चुआंग एक स्पिरिट और एक डेड लिविंग थिंग्स का मिक्सचर है। ये गॉड लेवल का मैजिक वेपन है जिसके पास अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल सोल है। अगर वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते हुए हेवन लेवल पर पहुंच जाता है तो वो अपनी उस स्पिरिचुअल सोल को एक फिजिकल बॉडी दे सकता है, जो कि वांग चुआंग ने दिया भी था। इसके पास जो ब्लू फायर फ्लेम है, इसे रिलीज करने के बाद जो ऑर्डिनरी पर्सन की स्पिरिचुअल पावर है वो इसे डिफेंस नहीं कर सकते। साथ ही इसके अटैक से इफेक्ट होने वाला इंसान शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझता है। यही वजह थी कि वांग चुआंग इतना ज्यादा घमंडी था। अब हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि ट्रायल के दौरान जी क्यान की फाइट एक वाटर ड्रैगन से हो जाएगी और वो ड्रैगन जी क्यान को उसकी लिमिट तक पुश कर देगा, जहां वो काफी बुरी हालत में पहुंच जाएगी। उसकी सारी फाइट को चैन ये नोटिस कर रहा होगा, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं करने वाला। वहीं हम आगे के एपिसोड में ये देखेंगे कि क्या जी क्यान उस वाटर ड्रैगन को हरा पाएगी या नहीं।